बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियोस का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं और आजकल हर तकरीबन इंसान का और ख़ास तौर पे कुछ मरीज़ों का एक ही सवाल है कि ये कोविड की वैक्सीनेशन जो आई हुई है ये क्या हमें लगानी चाहिए। ये सवाल काफ़ी बड़ा है और इसके जवाब जो उनसे हैं उसको मैंने तकरीबन 10 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि आपके जहन में जितने सवाल वैक्सीनेशन से रिलेटेड है मैं उन सब को इस वीडियो में टच कर दूँ। वो तमाम जो से सवाल हैं उनको मैं लाइन आउट करूँगा और वो जिस टाइम पे इस वीडियो में जवाब आने हैं आपको वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और आप डायरेक्टली अपने जो सवाल है उस तक जा सकते हैं वीडियो को आगे स्क्रॉल करके। तो जिन चीज़ों को मैं लाइन आउट करना चाहता हूं वो ये है कि वैक्सीनेशन किसको करवानी चाहिए, ये पहला सवाल है। नंबर 2, किस किस किस्म की वैक्सीनेशन मौजूद हैं और उनमें से कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी है, और हमारे पास पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन में कौन सी है और यूरोप और अमेरिका में कौन सी है। उसके बाद फिर ये कि गुर्दे के मरीज जो उनसे हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन कैसी है, किन मरीजों के लिए ज्यादा अच्छी, किन के लिए बुरी। फिर शुगर के मरीजों के लिए क्या ये वैक्सीनेशन ठीक है, क्या ये कारआमद भी होगी या नाकाम हो जाएगी। उसके बाद फिर ये कि कुछ मरीज हमारे डायलिसिस पे हैं, क्या ये उनके लिए ठीक है। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनका बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स या वो ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं जिनसे उनकी कुव्वत मुदाफियत नीचे आ चुकी होती है, वो सही तरीके से जिस्म में पूरी कुव्वत मुदाफियत के साथ नहीं रहे होते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या वैक्सीनेशन सेफ है, क्या उन्हें वायरस तो नहीं हो जाएगा। फिर ट्रांसप्लांट, जिनका गुर्दे का ट्रांसप्लांट या किसी भी दूसरे उसका ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनके लिए ये वैक्सीनेशन कैसी है। फिर उसके बाद कि ये जो सी वैक्सीनेशन हम करवा रहे हैं इसके कुछ ऐसी भी पहलू हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और फाइनली ये कि इसके अंदर फर्ज करें कि अगर रिस्पांस नहीं आया तो हम उस रिस्पांस को बूस्ट कैसे करें। और आखिर में मैं फाइनल रिकमेंडेशन में एक आधे मिनट में दूंगा कि इस वैक्सीनेशन का करंट स्टेटस इस वक्त क्या है और क्या ये जनरली सबके लिए सेफ है या नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले ये कि वैक्सीनेशन किसको करवानी, इसका जवाब है कि तकरीबन वो तमाम लोग जो 16 साल से ज़्यादा हैं उन सब के लिए वैक्सीनेशन जो उनसी है ये होनी चाहिए। बट अचानक पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी के लिए वैक्सीनेशन नहीं बन सकती, तो इसको प्रायोरिटाइज किया गया। कुछ वो लोग जो एक्सपोज्ड हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो एम्बुलेंस वाले हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो जो डायरेक्टली एक्सपोज हैं उनको पहले लग रही है। फिर वो लोग जिनको जिंदगी का खतरा ज्यादा है अगर उन्हें कोविड हो जाए, मिसाल के तौर पे 60 साल से ज्यादा, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर लिमिट है, कुछ मुल्कों में वो 65 साल है, कुछ में 75 साल है, डिपेंडिंग अपॉन के वहां पे एजेड आबादी कितनी है। इन तमाम लोगों को लगेगी और उसके बाद दूसरे जो उनसे तमाम लोग हैं उनको भी लगनी चाहिए, लेकिन डिपेंड ये करता है कि शुरू में किसे लगे। हाई रिस्क ग्रुप को लगा के फिर हम लो रिस्क ग्रुप पे जाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी को हो भी तो वो उसको हो जिसकी जान को कोई खतरा ना हो इस कोविड से। दो कि किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि यंग लोगों में कम नुकसानदेह होता है। इसके बाद फिर बात आ जाती है जो काफी बड़ा सवाल है कि जो कोविड की वैक्सीनेशन की किस्म कितनी है और कौन सी किस्म किस तरह काम करती है और इसमें से अच्छी और बुरी कौन सी है। मैं थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल और कंफ्यूजन रखते हैं, तो मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा ताकि आपको फिर गूगल और दूसरी चीजों की डिटेल में ना जाना पड़े, और कोशिश करूंगा आसान करके भी बता दूं। तो 4 किस्म की वैक्सीनेशन की टाइप्स हैं जो इस वक्त दुनिया में बन चुकी हैं या बन रही हैं। नंबर 1 पे जैसे हम कहते हैं वो किल्ड होल वायरस है, जैसे कि इसके अंदर वायरस को मार के और उसकी वैक्सीनेशन बनाई गई है। वो आपको इन्फेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी शक्ल जब इम्यूनिटी देखती है तो आइडेंटिफाई कर लेती है कि भाई इसके खिलाफ मैंने। तो वायरस की जो पहली किस्म है वैक्सीनेशन की वो है किल्ड होल वायरस, जिसके अंदर पूरा का पूरा वायरस को मार के उसकी वैक्सीनेशन बताई जाती है। इसका मकसद ये है कि वो जिस्म को इन्फेक्ट ना कर सके, तो इसलिए उस वायरस को किल कर दिया जाता है और फिर उसकी वैक्सीनेशन बना के इंसानी जिस्म में लगाई जाती है। उससे हमारी कुव्वत मुदाफियत उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है कि ये जो उनसे वायरस की शक्ल है अगर ये जिस्म में आए तो हमने इसके खिलाफ इम्यूनिटी माउंट करनी है। उससे फिर जिस्म में एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमारी कुव्वत मुदाफियत की इकाइयाँ होती हैं, और उसके जरिए फिर आइंदा अगर वो वायरस हकीकतन जिंदा जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज या पुलिस पहले से मौजूद होती है और वो वहीं से उसे पकड़ लेती है। ये मुख्तसरन सादगी के साथ समझाने की कोशिश की है। इसकी जो सी मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स हैं उनमें से एक साइनोफार्म है वैक्सीन जो चाइनीज है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अलावा चाइना में और कई और मुल्कों में इंक्लूडिंग यूएई वगैरह में ये एक्सेप्टेड है और लगाई जा रही है, और इसके रिजल्ट जो उनसे हैं रीजनेबल है। इसके साथ फिर साइनोवैक के नाम से वैक्सीनेशन है, फिर उसके बाद भारत
भारत बायोटेक जो सी है उसने एक वैक्सीनेशन बनाई है और वो इंडिया के अंदर जो सी है वो चल रही है। जो साइनोवैक वैक्सीनेशन है वो किसी और मुल्कों के अंदर है, इसलिए उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इसके बाद कुछ वैक्सीनेशन की दूसरी किस्म का जिक्र करते हैं और वो है कि प्यूरिफाइड वायरल प्रोडक्ट्स जो से हैं उनको लेके वैक्सीनेशन हो जाती है। पूरा वायरस नहीं लेते, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट ली और उसको शक्ल बनाई ताकि हमारी इम्यूनिटी वो दिखा सके कि जनाब ये पूरी शक्ल नहीं, लेकिन जैसे इंसान को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो इंसान की आंखें ऐसी हैं तो सिर्फ आंखों का बता दिया, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो उनसी हैं वो लेके उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि जब वो वायरस आए तो उनकी अटैक माउंट हो जाए और वो वायरस किसी इंसान को आइंदा नुकसान ना पहुंचा सके। अब ये जो सी वैक्सीनेशंस हैं ये दो हैं और दोनों फेज 3 ट्रायल के अंदर है। फेज 3 ट्रायल का मतलब ये है कि ये अभी मुकम्मल तौर पे अभी अप्रूवल के स्टेज से नहीं गुजरी लेकिन काफ़ी करीब हैं। इनके अंदर चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस और नोवावैक जो सी वैक्सीनेशन है वो मौजूद है और ये फेज 3 ट्रायल के अंदर है। फिर तीसरी वैक्सीनेशन जिसके अंदर काफ़ी सारी 4 के करीब मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो जल्द इसे बनाने की कोशिश कर रही हैं और वो है कि इसके अंदर रेप्लिकेशन डिफेक्टिव वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन है। मुश्किल सा नाम है लेकिन आप ये समझें कि रेप्लिकेशन डिफेक्टिव का मतलब ये है कि वो जो एक वायरस 2 और 2 से 3 में कन्वर्ट होता है वो उसकी रिप्रोडक्शन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है बाय सम मैकेनिज्म। अब वो मुकम्मल वायरस भी नहीं है और वायरल प्रोडक्ट जो सी हैं वो एक से ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वो जाएगा, उसे भी इम्यूनिटी जो सी है वो आइडेंटिफाई करेगी लेकिन उसके हाथ बांधे हुए हैं, वो जिस्म में जाके इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ कुव्वत मुदाफ़त के सेल्स उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाला वायरस अगर आए तो आइंदा हमने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो सी है वो बना के रखनी है। अब एस्ट्राजेनेका के वैक्सीनेशन का आपने शायद जिक्र सुना और वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा ये यूके और यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसे कबूल किया क्योंकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका एक कंबाइंड वेंचर था जिसके नतीजे में ये बनी है। और इसकी परसेंटेज का मैं जिक्र करता हूँ कि कौन सी वैक्सीनेशन कितने % अभी तक ताकतवर रही है, और उसकी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि वो डेटा हमारे पास लिमिटेड है और उससे कोई लोग मिसलीड हो सकते हैं। मैं किसी भी एक वैक्सीनेशन को दूसरे से बहुत बेहतर कभी नहीं डिक्लेयर करूंगा, मैं उनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। इसके बाद स्पुतनिक के नाम से एक वैक्सीनेशन है जो कुछ अरसे में पाकिस्तान भी आ रही है और ये भी रशियन बेस्ड है मोस्ट प्रोबेबली, और जो फार्मा है और ये कई मुल्कों के अंदर रशिया, बेलारूस, अर्जेंटीना इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है। 2 और भी वैक्सीनेशन है जिनमें जैनसन का नाम आपने सुना होगा, उनमें से एक है। ये 2 और वैक्सीनेशन है जैनसन समेत जो फेज 3 ट्रायल में है, यानी कि ये करीब हैं कि ये एक्सेप्ट हो जाएंगे और फिर ये भी मार्केट में दुनिया में आ जाएंगी। इसके बाद आखिरी वैक्सीनेशन जिनका आप सब ने अभी तक नाम सुना होगा वो है फाइजर और बायोनटेक की और मॉडर्ना। ये दोनों वैक्सीनेशंस mRNA टाइप की हैं और ये अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर जो सी है इस टाइम यूटिलाइज हो रही हैं। इवन यूएई के अंदर भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी लगी हैं और बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी इनके साथ इनको एक्वायर करने की कोशिश की जा रही। थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो सी ये mRNA वैक्सीनेशन है दिस इज ऑलमोस्ट मॉडर्ना 94.5 और जो सी फाइजर है वो 95% जो सी है वो इफेक्टिव है। दूसरी तरफ साइनोफार्म जो सी है इसकी डेटा 79% तक हमारे पास आया जो पाकिस्तान और मैंने बताया कि यूएई और बहुत सारे मुल्कों में है। और एस्ट्राजेनेका के बारे में जो उनसे अभी मिक्स रिपोर्ट्स हैं, यूजुअली 70% का एक फिगर कोट किया जाता। अब इसमें ये चीज समझने की है जितने परसेंटेजेस मैंने अभी बताई ये सिम्टोमेटिक इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि इन्होंने दिया तो किसी में 95% जो सा है वो सिम्टोमेटिक इलनेस नहीं आई, अलामतों तक बात नहीं गई, अगर वायरस आया भी तो वो बगैर अलामतों के चला गया। लेकिन इन सब के अंदर सीवियर डिजीज प्रिवेंशन में बहुत काम आया। वो ये डेटा इस बात को नहीं बता रहा कि इसमें से कितने % हमने सीवियर डिजीज वाले बचाए, ये बता रहा है कि वो अलामतें ही नहीं आई। तो इसका मतलब है कि अगर 70% हमने बताया कि अलामतें जो सी हैं उसके अंदर नहीं आई, अगर 30% में अलामत आई भी वो अमूमी तौर पे इतनी शदीद नहीं होती कि वो जान ले जाए। तो इस वजह से वैक्सीनेशन का लगना बहुत बेहतर है। अगर फर्ज करें कि अलामत आ भी जाएगी और वैक्सीनेशन थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह देते हैं कि वो बहुत इफेक्टिव नहीं थी, फिर भी हो सकता है वो आपकी जान बचाने के लिए अहम किरदार अदा करे। इसलिए वैक्सीनेशन इनमें से जो भी हो उसके बारे में मेरा ख्याल है इनकार अभी नहीं बनता। हाँ, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं
اور کچھ وقت کے بعد شاید میں اپنی ریکمنڈیشن بدل دوں کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس ابھی کلیئر نہیں ہے، اور ہم خود بھی انشاءاللہ اگلے 30 دنوں کے اندر ایک ٹرائل شروع کرنے لگے ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل میں، اور کوشش کریں گے کہ وہ اجازت لے کے ظاہر ہے وہ ٹرائل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بغیر نہیں ہم کر سکتے، جس کے اندر ہم کڈنی کے پیشنٹس کو ویکسینیشن کر کے پھر اس کے بعد اس کا رسپانس بھی چیک کریں گے، اور اس کے لیے کوشش ہوگی کہ رابطہ نمبر بھی دے دیں، جو بھی لوگ کروانا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ جناب اب کن مریضوں کو ویکسینیشن کے بارے میں کیا کیا احتیاطوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں نے کڈنی ڈیزیز کے بارے میں ذکر کیا کہ کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس کے ویکسینیشن کے بارے میں کیا احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 1، گردے کے مریض سینکڑوں قسم کے ہیں، کچھ ہیں جن کی پروٹین بہت زیادہ لیک ہو رہی ہے، پاؤں میں سوزش ہے، ان کا البیومن کم ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی سوزش کوئی خاص نہیں ہے، ان کی صرف کریٹینین بڑھ رہی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی دونوں کا مکسچر ہے، ہلکی سی کریٹینین بھی ڈسٹرب ہے، پروٹین یوریا بھی ہے۔ اب عمومی طور پہ اگر قوت مدافعت کم ہے، تمام کے تمام مریض جو ان سے ہیں ان سب کو ویکسینیشن لگنی چاہیے، لیکن اگر فرض کریں قوت مدافعت کسی وجہ سے بہت کم ہے اور کوئی ایکٹیو انفیکشن چل رہا ہے، پائلونیفرائٹس چل رہا ہے، گردے میں کوئی انفیکشن ہے، بخار ہے کسی وجہ سے اور بخار کی وجہ نہیں پتا، اس دوران میں ویکسینیشن لگانا شاید مناسب نہ ہو، تو اپنے فزیشین سے اجازت ضرور لیجئے، لیکن اگر آپ کو بخار نہیں ہے، پچھلے 10 دنوں کے اندر کورونا کا کوئی آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا ہوا، آپ کو کورونا کے کوئی سمٹم پچھلے 10 دنوں کے اندر موجود نہیں ہیں، تو آپ ویکسینیشن لگا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر پچھلے 3 مہینے کے اندر ہوا تھا انفیکشن اور وہ کلیئر ہو چکا ہے، تو آپ کی اینٹی باڈیز آئیڈیلی پہلے چیک ہونی چاہیے، اور اگر چیک نہ بھی ہوں تو آپ کو پھر بھی ویکسینیشن لگ جانی چاہیے، کیونکہ کچھ عرصے بعد وہ اینٹی باڈیز کا ٹائٹر نیچرلی کم ہو جاتا ہے، اور ویکسینیشن جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو گردے کے مریضوں کے لیے اگر میں ون ورڈ سلیکشن یہ کروں، آپ کو ویکسینیشن لگانی چاہیے، اپنے آپ کو رجسٹر کروائی۔ دوسرے نمبر پہ شوگر کے مریض، شوگر کے مریضوں کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ انجیکشن لگے خراب نہ ہو جائے، قوت مدافعت کم ہے، وہ کوئی انفیکشن نہ کر دے، وائرس ہی جاگ نہ جائے، اور پھر یہ کہ وہ پتہ نہیں کام بھی کرتا ہے، ہماری قوت مدافعت ہی ایسی ہے۔ تو اس کے بارے میں ڈیٹا بہت زیادہ نہیں ہے، آپ اس طرح سمجھیے کہ جو سی مڈرنا ویکسینیشن ہے جو امریکہ کے اندر پرووڈ ہے، اس کے اندر صرف 9.5% جو سے انہوں نے سیمپل سائز لیا تھا، یعنی جو انسان جن پہ وہ ٹرائل شروع ہوا تھا اس میں سے 9.5% شوگر والے پیشنٹ تھے، ان کے اندر بھی رسپانس ریزنیبل رہا۔ تو یہ ڈیٹا تو بہت کم ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ تمام ڈائبیٹک پیشنٹس شوڈ گو فار ویکسینیشن، بٹ پھر وہی پروویژن آئے گی اگر بخار ہے، پچھلے 10 دنوں میں کوئی کووڈ یا کوئی انفیکشن ایکٹیو چل رہا ہے، دین آپ نے اپنے فزیشین سے مشورہ کیے بغیر ویکسینیشن نہیں لگانی۔ آخری چیز کہ آپ ڈائبیٹکس میں قوت مدافعت کم سمجھی جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم لگا بھی رہے ہیں اور بعد میں کوئی فائدہ نہ ہو، یہ اس کے بارے میں وقت ہی ثابت کرے گا، لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ اگر وہ 90% رسپانس نہیں ہوگا تو لیٹ سے وہ 60% ہوگا، تو 60% تو پھر بھی آپ کا چانسز کم ہو گئے۔ اس کے بعد باقی میں نے جیسے بتایا کہ سویئر ڈیزیز کے چانسز اس سے بھی زیادہ ہیں، ہم صرف سمپٹومیٹک النس کی بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جان کا جو سا خطرہ ہے وہ ویکسینیشن لگانے سے تقریباً سب کا کم ہو جائے گا، اگر خدا نخواستہ کووڈ ہو بھی جائے بعد میں کسی کو۔ پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ جو پیشنٹس ہیں ڈائلسس کے اوپر، کیا ڈائلسس کے پیشنٹس جو ان سے ہیں ان کو بھی ویکسینیشن کرنی چاہیے؟ تو ڈائلسس کے پیشنٹس کو پرائرٹی پہ ویکسینیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن اور امریکن کچھ ایسوسیشنز ہیں جنہوں نے اپنا ریکمنڈیشن دی ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے حکومت پہ، وہ کسی حکومت پہ یا بیوروکریسی پہ بائنڈنگ نہیں ہے، بٹ وہ ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ تمام پیشنٹ جو کڈنی کے ہیں ڈائلسس پہ ہیں دے شوڈ بی پرائرٹائز، ریزن کہ انہوں نے ہاسپٹل آنا ہے، ہاسپٹل آ کے ان کا ایکسپوجر نیچرلی زیادہ ہوگا، ہیلتھ کیئر ورکرز روزانہ انہیں ملتے ہیں، اور ہم ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف ہم روزانہ سینکڑوں پیشنٹ دیکھتے ہیں، اور اس میں سے کئیوں کو ہو سکتا ہو، ہم کئی دفعہ کیریئر ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم اپنی فیملی سے بھی ملتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی کیریئر نہ ہو، بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از، اب دس از نیو نارمل۔ لیکن پیشنٹس جو ان سے ہیں وہ روزانہ ہمارے پاس ہفتے میں 2 دفعہ سارے پیشنٹ نہیں آتے۔ ڈائلسس ایسا یونیک پیشنٹ ہے کہ یہ سال ہر سال سے ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ آپ کے پاس آ رہے ہو، تو دے آر ہائی رسک پیپل۔ سو فار می اگر ریکمنڈیشن میں ہم شامل ہوں ڈاکٹرز، تو اس کے اندر گردے کے مریض جو ان سے ہیں وہ ایجڈ ہوں یا نہ ہوں، 60 سال سے اوپر ہوں یا نہ ہوں، ان سب کو اس ٹائر کے اندر شامل ہونا چاہیے کہ وہ جلد از جلد تمام کے تمام لوگ ویکسینیٹ ہوں۔ اور جو پالیسی میں نے دوسرے کرونا وائرس کے
पॉजिटिव अगर पहले किसी को हुआ भी हुआ है वही इन पे अप्लाई होती है कि अगर 3 महीने हो चुके हैं तो यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन, अगर कम हुए हैं तो एंटीबॉडीज़ करवा लीजिए, और अगर बिल्कुल अभी अभी फीवर है और शक है तो पहले टेस्ट करवा लें। ड्यूरिंग डिजीज़, ड्यूरिंग एक्टिव कोविड वैक्सीनेशन करवाना जो सा है वो शायद मुनासिब ना हो। और शायद का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इसमें काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो आपका इंडिविजुअल केस देख के फिर डिस्कस होगा और अपने फिजिशियन से वो रब्ता करके आप आगे चलिए। मैं आखिर में जिक्र करूंगा कि कौन सी वैक्सीनेशन किस तरह के पेशेंट्स के लिए थ्योरेटिकली ज़्यादा कारआमद हो सकती है, और वो मेरा ख्याल सेकंड लास्ट पार्ट है जो हमारी टॉक का, उसके अंदर करेंगे। उसके बाद है जी इम्यूनोसप्रेशन जो उनसे ले रहे हैं, यानी कुव्वत मुदाफ़ियत कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं। ये कौन सी दवाइयाँ होती हैं? स्टेरॉइड्स, अगर किसी को पाँव में सोजिश है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आंखों की सोजिश है, बच्चों को हम स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, बड़ों को दे रहे होते हैं। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसे कम कर लेती हैं, जिसे हम सेलसेप्ट, माइकोफिनोलेट, मोफिटल और माइग्राफ, प्रोग्राफ, आइनोग्राफ, टैकोजिन, न्यूरोल, ये सारी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी दर्जे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम कर रही होती हैं। एंडोक्सान के नाम से, साइक्लोफॉस्फोमाइड के नाम से हम दवाइयाँ देते हैं। ये तमाम लोगों के अंदर कुछ ख़ास एहतियातों की ज़रूरत है और इनमें मुख्तलिफ कोई कंसेंसस मौजूद नहीं है। कुछ लोगों जैसे माइकोफिनोलेट, मोफिटल की मैं बात कर रहा हूँ जो सेलसेप्ट के नाम से भी मशहूर है, इसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि अगर इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ऐसे पेशेंट्स को मिली जिनको ये दवाई मिल रही थी तो उसकी एफिकेसी कम थी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें शायद आर्जी तौर पे या तो उसकी डोज कम करनी पड़ सकती है या फिर हम वैक्सीनेशन की डोज बढ़ा दें। इन दोनों में से कौन सा मुनासिब रवैया है, ये अभी रिसर्च हो रही है और इसका जवाब अभी कुछ अरसा ठहर के आएगा। मैं कतन ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप में से कोई MMF की डोज कम करे अपने डिसीजन पे और फिर वैक्सीनेशन के लिए जाए, लेकिन कुछ मरीजों को हम इस तरह एडवाइस कर रहे हैं, वो मरीज टू मरीज, पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है कि आप इसकी डोज कम कर दें 1 हफ्ता पहले वैक्सीनेशन लगने से और 2 हफ्ते बाद तक भी कम रखें। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैक्सीनेशन कौन सी लग रही है। अगर mRNA वैक्सीनेशन है तो यूजुअली बहुत ज़्यादा डोज टाइट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होल किल्ड वायरस है जो पाकिस्तान में है या इवन एस्ट्राजेनेका, इसके अंदर भी हमें थोड़ी सी डोज रिडक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि मर्ज़ ऐसा है कि अगर उसको आपने दवाई कम की तो वो आपके मर्ज़ बढ़ा के जान को ख़तरा डाल देगा। ऐसी सूरत में आइडियल ये होता है कि हम कुछ वैक्सीनेशन की डोज बढ़ा देते हैं बजाय कि हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम कर दें, ताकि जो असर ज़ाहिर इन्होंने करना है वो ज़्यादा वैक्सीनेशन की डोज से हो और उससे नुकसान नहीं होता। इसमें मुख्तलिफ ट्रायल्स हो चुके हुए हैं। सो ये बड़ा ट्रिकी केस है, इसके अंदर कोई सेल्फ मैनिपुलेशन ना करें, खुद फैसले ना करें। आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, अगर आप सिर्फ जोड़ों के मरीज हैं और आपका कोई रोमाटोलॉजिस्ट है तो आप उनसे मशवरा करें। एक इसमें थोड़ा सा यूनिक केस है, एक ड्रग होती है जिसे हम रोटुक्सीमैब कहते हैं, और रोटुक्सीमैब इंजेक्शंस होते हैं और वो लगते हैं। ये जो से इंजेक्शंस हैं ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इनके लगने के 3 माह बाद तक फिर वैक्सीनेशन कोविड की शायद कामयाबी ना हो पाए। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा, तो इसके बारे में अपने मौलिद से ज़रूर रब्ता करें। हम भी क्योंकि वो ट्रायल कर रहे हैं तो हम रिकमेंड अब ये कर रहे हैं कि आखिरी रिटुक्सीमैब लगने के 3 माह बाद तक आप वैक्सीनेशन मत करवाएं। इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स की बात आ जाती है, तो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जिनको हो चुका है, ऑल ऑफ देम शुड गेट वैक्सीनेटेड। सबको वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इनकी डोज टाइट्रेशन और माइकोफिनोलेट, मोफिटल का इस्तेमाल या एजाथायोप्रिन अगर चल रही है उसका इस्तेमाल कितना कम करना है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होगी। कोई कंसेंसस, कोई यूनिफॉर्मिटी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और ज़्यादातर लोग जिनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो कामयाबी से हुए हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए और उन्होंने बगैर दवाई कम किए लगाए हैं। लेकिन ये ज़्यादातर डेटा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये अमेरिका में है जहाँ mRNA वैक्सीन हैं, और ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अभी मौजूद नहीं है। हमारे पास जो वैक्सीनेशन है मुझे उनसे भी उम्मीद अच्छी है कि वो अच्छा काम करेंगी, लेकिन वो डेटा में जब मेरे पास आएगा तो कुछ अरसे में इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगला पॉइंट ये है कि हमने इसकी बूस्ट, अगर फ़र्ज़ करें वैक्सीनेशन नहीं है तो बूस्ट कैसे करना है। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का तरीकाकार जो सा है वो ये है, 2 तरीकाकार हो सकते हैं जो वैक्सीनेशन के थ्योरेटिकल हैं। एक प्राइम बूस्ट टेक्निक कहते हैं और दूसरा रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सिक्रीशंस हैं उनको बूस्ट करने का तरीकाकार होता है। ये दोनों अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको वैक्सीनेशन कामयाबी से वो आपको अंदर रिस्पांस नहीं कर सकेगी तो हमारे पास कोई और रास्ते नहीं है। रास्ते हैं लेकिन उनकी क्लैरिटी कुछ अरसे में बन जाएगी। तो आप पहले गो में गुजरें और कुछ अरसे में अपनी वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी टाइटर्स और स्पाइक प्रोटीन चेक करवाएं।
اگر وہ مطلوبہ تعداد پہنچ چکی ہے دیٹس فائن، لیکن اگر نہیں پہنچی تو وی ہیو ادر آپشنس، اور وہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں آ جائیں گی، پاکستان میں بھی آ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہم اس کے بارے میں کیا نہیں جانتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ویکسینیشن کا رسپانس کتنے سال تک رہے گا، کتنے مہینے تک رہے گا، اس کی بوسٹر ڈوز کی ضرورت کیا پڑے گی، کیا پڑے گی بھی یا نہیں پڑے گی، اور اس کے بعد یہ کہ کیا یہ لانگ ٹرم بھی کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں۔ بہت ساری تھیوریز آپ کے موبائلز پہ اور بہت سارے چیزوں کے ذریعے آپ کو سینہ بسینہ زبان بازبان آپ کو ملتی ہوں گی کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں، وہ ساری اسپیکولیشنز ہیں اور ہمارے پاس کسی چیز کا ابھی ثبوت نہیں ہے۔ تو جب تک وہ سامنے نہیں آتی تو اس کے بارے میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ہم بہت زیادہ لانگ ٹرم ایفیکٹس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور بھی بے شمار سوالات ہیں، لیکن ان کا ذکر کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کنفیوژن پھیلے گی، تو میں صرف اس کو اتنا ہی رکھوں گا۔ آخری اپنی جو سی فائنل ریکمنڈیشن کی جس کو میں بات کر رہا ہوں، تمام وہ لوگ جو اس وقت جن کی ڈیزیز کنٹرولڈ ہے یا وہ صحت مند ہیں اور انہیں کوئی بخار نہیں ہے پچھلے 10 دنوں میں، اور انہوں نے کوئی انجیکشن ریٹوکسی میپ کا پچھلے 3 مہینے کے اندر نہیں لگایا، آل آف دیم شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ، یعنی ان تمام کو ویکسینیشن ہونی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے، اور اس کے بعد آپ کے 4 ہفتے بعد آپ کی اینٹی باڈیز چیک ہوں گی، اسپائک پروٹین چیک ہوگی، اور اگر وہ مطلوبہ لیول نہیں اچیو کرتی تو ہو سکتا ہے اس کی ریکمنڈیشن آئے کہ کچھ مریضوں میں، شوگر میں، امیونوسپریس پیشنٹس میں جن کی قوت مدافعت کم ہے، یا ٹرانسپلانٹ میں ایک ایڈیشنل ڈوز لگے، لیکن ابھی یہ سب کچھ قبل الوقت ہے۔ میں امید کرتا ہوں میں آپ کے کچھ سوالوں کا جواب دے سکا۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے اور میں مکمل ٹائم ان کو نہیں دے پاتا تھا، جس سے مجھے گلٹی بھی فیل ہوتا تھا، تو میں نے کوشش کی یہ ویڈیو بنا کے میں انٹرنیٹ پہ ڈال دوں، جو جہاں پہ سنیں ہو سکتا ہے اس کی کچھ مدد ہو جائے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی عطا کرے اور آنے والی زندگی میں بھی خوشیاں عطا کرے۔ بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے متعلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں۔